सेल थ्योरी हो गया था, वी आर थ्रू विथ सेल थ्योरी 2 पॉइंट। ओके, नाउ अगर हम सेल को देखें, ठीक है, तो सेल को हम लोग ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये 2 टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल, और अगर है तो यूकैरियोटिक सेल। तो राइट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेल इज ब्रॉडली डिवाइडेड into 2 different types. Cell is broadly divided into 2 different types on the basis of whether well defined nucleus is present or not, on the basis of whether well defined nucleus is present or not, ठीक है, if well defined nucleus is not present, if well defined nucleus is not present, it is known as prokaryotic cell. It is known as prokaryotic cell. And if well defined nucleus is present, it is known as eukaryotic cell. If well defined nucleus is present, it is known as eukaryotic cell. Okay, if well defined nucleus is present, it is known as eukaryotic cell. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कॉलम बना के डिफरेंस लिख लीजिए। ठीक है, कॉलम बना के प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल लिख के डिफरेंसेस लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहला डिफरेंस लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में लिखिए, न्यूक्लियर इन्वेलप इज एब्सेंट, न्यूक्लियर इन्वेलप इज एब्सेंट, दूसरे वाले में लिखिए, न्यूक्लियर इन्वेलप यूकैरियोट में न्यूक्लियर इन्वेलप इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर इन्वेलप इज प्रेजेंट। सेकेंड डिफरेंस लिखिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इज एब्सेंट, प्रोकैरियोट में लिखिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, यूकैरियोट में लिखिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बायोलॉजी क्लासिफिकेशन बताया था कि जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म होता है, डू नॉट शो साइक्लोसिस। याद है ये पॉइंट? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रोकैरियोट में लिखिए, साइटोप्लाज्म डू नॉट शो SHOW, डू नॉट शो SHOW साइक्लोसिस, डू नॉट शो साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन सेल। मैंने कहा साइटोप्लाज्म डू नॉट शो साइक्लोसिस, डू नॉट शो साइक्लोसिस। ठीक है, इधर यूकैरियोट में लिखिए, साइटोप्लाज्म शोज साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्म शोज SHOW साइक्लोसिस।
साइक्लोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन द सेल। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को साइक्लोसिस कहते हैं। आपको बताया हुआ बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में। तो बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है। नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। जब आप मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम होता है दोनों का, लेकिन एक मेजर डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट के मेम्ब्रेन को अगर आप देखेंगे तो यहां पे होपानॉइड्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? होपानॉइड्स। इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, होपानॉइड्स जो है इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और जब यूकैरियोट में देखोगे तो इन प्लेस ऑफ होपानॉइड वी हैव कोलेस्टेरॉल which helps in stabilizing structure of membrane. Write down. In case of prokaryote, hopanoid is present. Hopanoid is present, which helps in stabilizing structure of membrane, which helps in stabilizing structure of membrane. यूकैरियोट में लिखिए, cholesterol is present. Cholesterol is present, which helps in cholesterol is present. हाँ, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग, जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट which helps in stabilizing structure of membrane. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। In case of prokaryote, 70s ribosome is present. In case of prokaryote, 70s ribosome is present. Whereas in case of eukaryote, 80s ribosome is present. हाँ, 50-30 होता है और यहाँ पे 60-40 होता है, अभी पढ़ेंगे आगे हम लोग। यहाँ पे 60s और 40s होता है और यहाँ पे 50s एंड 30s होता है। हाँ, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन, नॉट सेडिमेंट्री, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जो यूकैरियोटिक सेल है, इसको फर्दर हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। स्वेड नहीं होता, स्वेड SVE होता है, W नहीं होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये दो टाइप है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, अब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, ये दो यूकैरियोट, प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो मेजर पहला डिफरेंस आता है, इन केस ऑफ प्लांट सेल वी हैव सेल वॉल, whereas in case of animal cell cell wall is absent. तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्लांट सेल में लिखिए cell wall is present. cell wall is present. एनिमल सेल में लिखिए cell wall is absent. cell wall is present and cell wall is absent. ठीक है, दूसरा लिखिए, प्लांट सेल में लिखिए प्लास्टिड इज प्रेजेंट, प्लास्टिड इज प्रेजेंट
एनिमल सेल में लिखिए प्लास्टिड इज एब्सेंट। ठीक, नेक्स्ट लिखिए प्लांट सेल में लिखिए, सब बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप आगे मत भागिए मुस्कान, एक एक करके सब आएगा। नेक्स्ट लिखिए प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, लार्ज central vacuole is present। एनिमल सेल में लिखिए vacuole is usually absent, vacuole is usually absent। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्लांट सेल में देखेंगे तो सेंट्रोसोम इज एब्सेंट। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल इज एब्सेंट, सॉरी हाँ ठीक है एब्सेंट, और एनिमल सेल में इट इज प्रेजेंट। ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल इज एब्सेंट एंड एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट। लिख लिया? ओके, अगला जब आप प्लांट सेल को देखोगे तो प्लांट सेल में देयर इज ओनली वन स्ट्रक्चर विच इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम जो है इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, और एनिमल सेल में देखोगे देयर आर टू स्ट्रक्चर विच इज नॉट बाउंडेड मेम्ब्रेन। कौन कौन से दो स्ट्रक्चर है? एक तो राइबोसोम हो गया और दूसरा है सेंट्रोसोम। ठीक है, थोड़ा डाउन। In case of plant cell, there is only one structure. In case of plant cell, there is only one structure which is not bounded by any membrane, which is not bounded by any membrane. That is ribosome. Whereas in case of animal cell, there are two structures. That is ribosome and centrosome. Which is not bounded by any membrane. Ribosome and centrosome which is not bounded by any membrane. ठीक है ना, किसी भी सेल को अगर आप देखेंगे, अगर किसी सेल को आप स्टडी कर रहे हैं तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म जो है इट इज सेंट्रल एरिना। सेंट्रल एरिना मतलब स्टेज जहां पे सारा सेलुलर एक्टिविटी होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इन सेल cytoplasm is central arena, where all the cellular activity, it is central arena where all the cellular activity takes place. Central arena where all the cellular activity takes place. Central arena, cytoplasm is central arena where all the cellular activity takes place.
central arena where all the cellular activity takes place. ठीक है ना? अगर आप सेल को देखेंगे तो इसका साइज एंड शेप इज वेरिएबल, ठीक है, वेरी करता है साइज एंड शेप. जो स्मॉलेस्ट सेल है इट इज माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ विथ अ साइज ऑफ 0.1 टू 0.3 माइक्रोन. अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो लिटरेचर में 0.3 लिखा हुआ है और डायग्राम में 0.3 लिखा हुआ, तो उससे वेरी करता, तो हम रेंज बता रहे हैं आपको. तो डन. नेक्स्ट वन लिखिए. साइज एंड शेप ऑफ सेल इज highly variable. Size and shape of cell is highly variable. Smallest cell is PPLO or mycoplasma with a size of 0.1 to 0.3 micron. Bacteria with 1 to 5 micron. RBC 7 micron. ठीक है. वायरस 0.02 to 0.2 micron. वायरस 0.2 to 2 micron. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. साइज ऑफ typical eukaryotic cell. Typical eukaryotic cell is 10 to 20 micron. 10 to 20 micron. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. ए सेलुलर स्ट्रक्चर है वायरस, लेकिन हम सेल में इसका साइज बता देते हैं. ए सेलुलर है, वायरस सेल नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. longest cell is neuron. Longest cell is neuron. And largest cell is ostrich egg. Largest cell is ostrich egg. ठीक है. ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो लार्जेस्ट होता है. ठीक है, लिख लिया ना. ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट कौन सा होता है? जूलॉजी मुझे पता नहीं यार, मैं बॉटनी का टीचर हूं, तो जूलॉजी क्वेश्चन मेरे से ना पूछो, मनीष सर बता दो. मनीष सर से पूछ. ठीक है ना. नेक्स्ट इज, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगा यहां पे. मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल से जितना भी रिलेटेड चीज है दैट इज कवर्ड अंडर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर इन बैक्टीरिया. ठीक है. तो मैं तब भी आपको बोला था कि वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, तो यहाँ पे उसको दोबारा हम लोग नहीं करेंगे. ठीक है ना. अब हमारा आता है यूकैरियोटिक सेल. सो वी विल स्टार्ट विद सेल वॉल. ठीक है. तो अगर हम सेल वॉल को देखें तो सेल वॉल है क्या? सेल वॉल जो है इट इज आउटर रिजिड स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स ए डिफाइंड शेप टू. ठीक है. सेल इट इज प्रोटेक्टिव, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है. प्लस ये जो है इट इज इम्परमिएबल टू लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स. ऐसे सेल वॉल परमिएबल स्ट्रक्चर है, ऐसे सब्सटेंस मूव कर सकता है, लेकिन अगर लार्ज साइज का है तो उसके लिए वो इम्परमिएबल है. इसके अलावा क्या है, इट फॉर्म्स बाउंड्री फॉर एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट. जो सेल वॉल है, ठीक है,
वो बाउंड्री बनाता है किस चीज के लिए? एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट के लिए। एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जैसे मान लो इधर एक सेल है, ठीक है, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, इन दोनों सेल के बीच में जो ये स्पेस है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एपोप्लाज्म, ठीक है, और एपोप्लाज्म, एपोप्लास्ट या एपोप्लाज्म। तो यहां से वाटर मूव करता है मेनली। तो इसका बाउंड्री कौन बना रहा है? इधर का सेल वॉल, इधर का सेल वॉल। प्लस सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, ठीक है, सेल सेल इंटरेक्शन भी करता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है जो एडिशन सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। राइट डाउन लिखिए, सेल वॉल इज आउटर रिजिड स्ट्रक्चर, सेल वॉल इज आउटर rigid structure which provides cell wall is outer rigid structure which provides a defined shape to cell. Next point लिखिए, it protects cell from mechanical damage, it protects cell from mechanical damage and infection, it protects cell from mechanical damage and infection. Next point लिखिए, it helps in cell to cell interaction, it helps in cell to cell interaction. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, it acts as barrier for undesirable, it acts as barrier for undesirable macromolecule, undesirable macromolecule। ये हो गया, अगला लिखिए, it forms boundary for apoplastic transport, it forms boundary for apoplastic transport, it forms boundary for apoplastic ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, अगर हम, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? ओके, अगर हम सेल वॉल को देखें तो हम सेल वॉल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, secondary cell wall and middle lamella. Write down. Cell wall is divided into 3 parts. Cell wall is divided into 3 parts. That is primary cell wall. Cell wall is divided into 3 parts. That is primary cell wall, secondary cell wall and middle lamella. अब इसको थोड़ा समझ लो, ठीक है, इसको समझने के बाद फिर लिखेंगे। देखो खुदा क्या है कि प्राइमरी सेल वॉल जो होता है इट इज थिन एंड सेलुलोजिक, ये हमारा है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, दिस इज योर प्राइमरी सेल वॉल
and this primary cell wall is thin and cellulosic. तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है यही एक्सपैंड करता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल. ये एक्सपैंड करेगा एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ सेल. ठीक है ना. उसके बाद हमारा आता है कि प्राइमरी सेल वॉल का ग्रोथ कैसे होता है. तो प्राइमरी सेल वॉल का ग्रोथ जो होता है इट इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द विदिन. अंदर से मटेरियल इसके ऊपर डिपॉजिट होगा जिसके कारण ग्रोथ होगा प्राइमरी सेल वॉल का, और इसको हम लोग कहते हैं इंटरसस्पेक्शन. It is known as intersuspension, that is deposition of material from within. ठीक है ना. उसके बाद क्या होता है, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो सेकेंडरी सेल वॉल का डेवलपमेंट है इट इज ऑलवेज इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल. तो सेकेंडरी सेल वॉल विल ऑलवेज डेवलप इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल लाइक दिस. सो दिस इज योर सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है. और जो सेकेंडरी सेल वॉल का ग्रोथ है वो कैसे होगा, इट इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग. सराउंडिंग से मटेरियल ये एक्यूमुलेट करेगा और उसके कारण सेकेंडरी सेल वॉल का ग्रोथ होगा. इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर दूंगा अभी सब दोबारा समझाऊंगा, अभी जो समझा रहा हूं समझो. ठीक है. इसको हम लोग कहते हैं एक्रेशन. ठीक है. सराउंडिंग से मटेरियल को एक्यूमुलेट करना, दैट इज रिफर्ड एज एक्रेशन. ठीक है. हो गया. अब क्या होगा, कुछ केसेस में क्या होता है, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ टर्शियरी सेल वॉल. टर्शियरी सेल वॉल डेवलप होता है. और जो टर्शियरी सेल वॉल का डेवलपमेंट होता है वो जैसे कि उसमें होता है जाइलम वेसल में, ट्रकीड में, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन सेकेंडरी सेल वॉल. तो सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होगा जिसके कारण क्या होगा, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ टर्शियरी सेल वॉल. ठीक है. ओके. तो ये हमारा मान लो ये जो है हमारा मेम्ब्रेन है. दिस इज योर मेम्ब्रेन. ठीक है. ओके ना. अब हमारा आता है मिडिल लैमेला. मिडिल लैमेला जो है इट इज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल वॉल. ठीक है. तो दो एडजेसेंट सेल वॉल के बीच में जो सीमेंटिंग लेयर होता है. ठीक है. ओके. ये जो सीमेंटिंग लेयर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला. ठीक है. ये किस चीज का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. ओके. जब आप मिडिल लैमेला को देखोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, दिस मिडिल लैमेला इज ट्रांसवर्स बाय अ ट्यूबुलर कनेक्शन. ठीक है. ये जो ट्यूबुलर कनेक्शन है इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है. ये ट्यूबुलर कनेक्शन है जो इस सेल के साइटोप्लाज्म को बगल वाले साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है. जब इसको ध्यान से देखोगे तो इस ट्यूब के अंदर भी एक ट्यूब होगा. ठीक है. इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेस्मोटिब्यूल. ये डेस्मोटिब्यूल का काम क्या है, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होता है इसी ट्यूब से होता है. तो प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर भी एक ट्यूब है जिसको हम लोग कहते हैं डेस्मोटिब्यूल, जिसके कारण क्या होता है, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. ठीक है. इस डायग्राम को बना दीजिए, फिर मैं दोबारा समझा के सब लिखवा देता हूं. पहले डायग्राम बना लीजिए एक बार. ओके. राइट ऑन प्राइमरी सेल वॉल. It is thin, elastic. It is thin, elastic, cellulosic structure. It is thin, elastic, cellulosic structure. Which is responsible for ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल. हमेशा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल जो होता है उसमें कौन सा सेल वॉल इन्वॉल्व होता है, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेल वॉल
growth of primary cell wall takes place takes place due to deposition of material from within it is known as intersuspection. INTUSSUSPECTION. इंटरसस्पेक्शन मतलब अंदर से मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, इंटरसस्पेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल Redon. Development of secondary cell wall takes place inner to primary cell wall, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी आया हुआ, याद रखना कि सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर डेवलप होगा। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल टेक्स प्लेस इनर टू प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल takes place due to accumulation of material from within it is known as accretion. ACCRETION, accretion. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in some cases accumulation of material from surrounding नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in some cases there is development of secondary cell wall, tertiary cell wall. There is development of tertiary cell wall due to deposition of lignin on secondary cell wall, as in case of xylem vessel, tracheids, etc. As in case of xylem vessel, tracheids, etc. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए मिडिल लैमेला। it is cementing layer between two adjacent plant cells
made up of calcium and magnesium pectate, made up of calcium and magnesium pectate. Middle lamella is transversed by, middle lamella is transversed, T-R-A-N-S-V-E-R-S-E-D, transversed by a tubular structure, transversed by a tubular structure known as a tubular structure known as plasmodesmata, known as plasmodesmata, which helps in maintaining cytoplasmic continuity, which helps in maintaining cytoplasmic continuity between adjacent plant cells, cytoplasmic continuity between adjacent plant cells. ठीक है, अब देख लो इसके अंदर भी एक रेड बनाया है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, actual exchange of material between adjacent plant cells takes place with the help of desmotubule, which is desmotubule, D-E-S-M-O-T-U-B-L-E, desmotubule, which is a tube-like structure, within plasmodesmata, Next heading is cell membrane. Next heading is cell membrane. Cell membrane. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, अगर आप देखिए प्लांट्स और एनिमल सेल को, तो सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज लिमिटिंग लेयर इन केस ऑफ एनिमल सेल. जो एनिमल सेल है उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन. प्लांट सेल में इट इज सेल वॉल. ठीक है, तो राइट डाउन फर्स्ट में लिखिए, सेल मेम्ब्रेन इज लिमिटिंग लेयर in case of animal cell, तो सेल मेम्ब्रेन का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है ये पॉसिबल है स्टडी करना आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. उससे पहले हमें सिर्फ केमिकल कॉम्पोजिशन पता था कि मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, और इसके सबसे आसान तरीका मेम्ब्रेन को स्टडी करने का है, मेम्ब्रेन आइसोलेट करने का. हम लोग क्या करते हैं, आरबीसी को लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स को, और उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, बाहर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है,
तो रिजल्टेंट क्या होगा, पानी आरबीसी के अंदर जाएगा, आरबीसी बर्स्ट कर जाएगा, आरबीसी बर्स्ट करेगा तो कंटेंट बाहर निकल गया उसका, और जो बच गया दैट इज मेम्ब्रेन। तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं, बेस्ट तरीका है मेम्ब्रेन को स्टडी करने का। तो जब मेम्ब्रेन के केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी किया गया तो ऐसा देखा गया कि जो मेम्ब्रेन है वो मेनली दो चीज का बना हुआ, दैट इज लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड पार्ट जो है इट इज फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोग्लिसराइड, और प्रोटीन अलग अलग तरीके के होते हैं। लिपिड और प्रोटीन का जो अमाउंट है वो वैरी करता है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय दैट पर्टिकुलर सेल। थोड़ा लेसिथिन है, स्पेक्ट्रीन है, मैं नाम में नहीं जा रहा। लेसिथिन इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मैं उस डिटेल में जाना ही नहीं चाहता, मेरे जो मतलब का मैं वहीं रहूंगा, ठीक है ना। तो जो क्या कर रहा था मैं, हाँ, तो मेम्ब्रेन में मेनली दो चीज होता है, लिपिड और प्रोटीन। पर लिपिड और प्रोटीन का अमाउंट जो है वेरिएबल है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है। वो डिपेंड करता है कि सेल फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। जैसे अगर आरबीसी को आप देखोगे तो वो 52% जो है प्रोटीन है, 40% जो है लिपिड है। इसके अलावा मेम्ब्रेन में और क्या क्या होता है, एक तो मैंने आपको बताया था आज ही, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का काम होता है मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करना। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, ठीक है। तो शुगर के साथ जब लिपिड अटैच हो गया तो ग्लाइकोलिपिड बन गया, और शुगर के साथ जब प्रोटीन अटैच हो गया तो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। तो दे हैव ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। उनका काम क्या है, दे एक्ट एज सरफेस एंटीजन। अगर हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे जाए, मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे, तो लिपिड जो होता है इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ बाई लेयर। मैं सिर्फ कहानी सुना रहा हूं, स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि अगली बार समझने में आसानी होगी। लिपिड जो होता है बाई लेयर के फॉर्म में होता है, ठीक है, आउटर इनर लेयर, दो लेयर होंगे। और जो फॉस्फोलिपिड है इट इज एम्फीपैथिक सब्सटेंस,